एवरीवन इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपको समय समय पे मिल रहे होंगे और भली भांति आप उनको देख भी रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रहे होंगे। और हमारे चैनल को शेयर करना प्लीज़ ना भूलें और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में कमेंट करके हमें बताते रहिए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित सामग्री ही आपको पढ़ाएं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने छोड़ा था कि धारण परीक्षा के दौरान जो 4 विधियाँ उसमें हमने 2 विधियाँ पढ़ ली थी, प्रत्यावाहन विधि और एक दोबारा था हमारा कि इसके अंतर्गत 2 विधियां काम में आती हैं। प्रत्यावाहन विधि के अंतर्गत कितनी विधियां काम आती हैं? 2 विधियां। एक होती है मुक्त प्रत्यावाहन और दूसरी होती है कौन सी? नियंत्रित प्रत्यावाहन। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी थी पहचान विधि, ठीक है, और प्रतिविज्ञा विधि। और पहचान विधि के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि नवीन सामग्री को मिला दिया जाता है जिससे बच्चे को पहचान करनी होती है। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरी विधि बचत विधि, या इसी को बोला जाता है पुण्य अधिगम विधि। देखिए इसमें क्या होता है कि बचत विधि के दौरान बच्चे को कुछ पाठ याद करने के लिए दिया जाता है, या बोलेंगे हम कुछ सामग्री याद करने के लिए दी जाती है और टाइम नोट कर लिया जाता है कि वो बच्चा उस दी हुई सामग्री को कितने समय में याद करता है। ठीक है, क्या किया जाता है? समय को नोट कर लिया जाता है। मान लीजिए कि पहली बार बच्चे ने जो सामग्री है वो 30 मिनट के अंतर्गत याद किए, यानी आधे घंटे के अंतर कितने मिनट के अंतर्गत है? 30 मिनट के अंतर्गत याद किए। फिर उस बच्चे को कुछ समय अंतराल के बाद वही सामग्री दोबारा याद करने के लिए दी जाती है और फिर उसका टाइम नोट किया जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है कि जो चीज़ हमने याद कर ली है उसी को जब हम दोबारा याद करेंगे तो हमारे जल्दी याद हो जाएगी। तो उस बच्चे को पहले 30 मिनट लगी थी और जब दोबारा हमने उसी सामग्री को उस बच्चे को दिया तो उस बच्चे ने 10 मिनट के अंतर्गत याद करके सुना दिया, या 15 मिनट हम मान लेंगे, आधा समय लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि याद की हुई सामग्री को जब हम दोबारा याद करते हैं तो उसमें समय की बचत होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बचत विधि। और पुनः अधिगम विधि, यानी दोबारा उसी चीज़ को याद करना होता है, पुनः अधिगम करना होता है, तो इस विधि का दूसरा नाम क्या रखा गया? पुनः अधिगम विधि, यानी कि सेविंग मेथड या रीलर्निंग मेथड। आइए थोड़ा सा इसमें लिखते हैं, फिर हम चौथी विधि पढ़ेंगे। देखिए बचत विधि या पुनः अधिगम विधि में छात्र को जो पाठ याद करने को दिया जाता है उसमें लगे समय नोट कर लिया जाता है फिर कुछ अंतराल के बाद वही पाठ, या हम इसको सामग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, वही पाठ दोबारा याद करने को दिया जाता है
यदि छात्र को अधिगम हुआ है तो वह दोबारा याद करने में समय कम लेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि बच्चे को कोई सामग्री याद करने के लिए दी जाती है, फिर टाइम को नोट कर लिया जाता है कि वो उस सामग्री को कितने समय में याद करता है। ठीक है, फिर कुछ अंतराल दे देते हैं, कुछ समय दे देते हैं बीच में। ये समय कितना भी हो सकता है, 15 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, कैसे भी। ज़्यादा बड़ा अंतराल भी नहीं देंगे, नॉर्मली अंतराल देंगे। तो इसके बाद दोबारा उस बच्चे को वही पाठ याद करने के लिए, वही सामग्री याद करने के लिए दी जाती है। तो दोबारा जब वो बच्चा उस सामग्री को याद कर लेता है तो उसमें समय कम लगाएगा अगर उसने पहले अधिगम किया है, और अगर पहले उसने अधिगम नहीं किया तो उतना ही समय लगाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथी विधि। चौथी विधि है पुनः निर्माण विधि। देखिए, ये पुनः अधिगम है, ये पुनः निर्माण है, यानी रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिकंस्ट्रक्शन मेथड। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। इस विधि में याद की हुई सामग्री के क्रम को तोड़ दिया जाता है और छात्र को उसी क्रम में पुनः जोड़ने को कहा जाता है। इसे पुनः निर्माण विधि देखिए कि इसके अंतर्गत किसी भी चीज को निर्मित करना होता है। निर्मित करने से अर्थ है कि कोई भी, मान लीजिए कोई खिलौना है, ठीक है, उस खिलौने के जो अंग हैं वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। जब हम उन्हें जोड़ते हैं तो वो पूरा खिलौना बनता है। तो हम बच्चे को क्या करते हैं, पहले सिखाते हैं, पहले उसे याद करवाते हैं कि इस खिलौने को पहले इसके पैर जोड़े जाएंगे, ठीक है, इसका पेट जोड़ा जाएगा, इसके हाथ जोड़े जाएंगे, फिर इसका धड़ जोड़ा जाएगा, सर जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस खिलौने का निर्माण हो जाएगा। तो अब बच्चे को हम याद करवा देते हैं। याद करवाने के बाद हम उस खिलौने के
पुर्जों को या अंगों को दोबारा से खंडित कर देते हैं, या फिर बोल देंगे कि उसके क्रम को तोड़ देते हैं हमने जिस प्रकार उसका निर्माण किया। अब हम बच्चे को कहते हैं कि इसका पुनः निर्माण कीजिए, इसीलिए इसको बोला जाता है पुनः निर्माण विधि, इसको दोबारा बनाइए। अगर बच्चे को सही तरह से अधिगम हो चुका है तो उसका निर्माण उसी क्रम में करेगा जिस क्रम में हमने किया था, और अगर बच्चे को अधिगम नहीं हुआ है तो उस क्रम को खराब कर देगा और उस खिलौने का निर्माण नहीं हो पाएगा या बहुत समय लगेगा उस खिलौने के निर्माण में। ठीक है, तो इसे कहते हैं पुनः निर्माण विधि। तो अधिगम के दौरान हम लोगों ने धारण परीक्षा के चारों बिंदुओं को पढ़ लिया है। आज का ये तीनों चरण हमारे इसके अंतर्गत कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते हैं कल दोबारा नए वीडियो के साथ। और मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि धारण परीक्षा से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं उदाहरण देकर, तो धारण परीक्षा के चारों बिंदुओं को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि रीट में आपकी समस्या ना हो। और अंत में मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।